हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्मण कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण भार्गव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग साइंस के एक टॉपिक पर लगभग 40 क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। इसमें से एक आपको आंसर चुनना है। तो ठीक है दोस्तों, अपन लोग शुरू करते हैं। एक बात बता दूं दोस्तों कि जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं जिनमें साइंस से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपन लोग। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों अपना है कि अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है SO2, दूसरा ऑप्शन है SO2 और NO2, तीसरा ऑप्शन है SO2 या NO2, और चौथा ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों। तो दोस्तों, इसका आंसर अपना होगा SO2 के कारण ही वर्षा होती है। ठीक है, और NO2 के कारण भी होती है। तो पहला भी इसका आंसर हो सकता है SO2 के कारण, और दूसरा बी वाला भी हो सकता है SO2 और NO2 के कारण। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर ये। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी गई है। ठीक है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी गई है। तो दोस्तों, इसका आप लोग सबसे पहले आंसर करोगे 3। क्यों? क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आंसर इसका 3 नहीं 5 होगा। पदार्थ की 5 अवस्थाएं अभी तक खोजी गई है, ठोस, द्रव, गैस, चौथी प्लाज्मा, और पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस सत्य बो जो अपने बोस और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पांचवी अवस्था है। ठीक है, चौथी प्लाज्मा है और पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका 5। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें देखा नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये है क्वेश्चन। अब ये 4 आकृति देख लीजिए। पहले में सॉलिड है, दूसरे में लिक्विड है, तीसरे में गैस है, और चौथे में प्लाज्मा है। प्लाज्मा चौथी अवस्था भी है। तो ऑप्शन में क्या है अपने देखो कि पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। इन चारों चित्रों को देखकर पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। ये आणविक व्यवस्था इनकी दिख रही है, देखो क्लियर दिख रही है। तो ये अनुमान सही है, ये लगाया जा सकता। दूसरा है कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है क्या? तो इस पे अपन लोग अभी देखते हैं, बाद में विचार करते हैं। तीसरा पढ़ते हैं, यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। तो ये देखो आकृति चौथी नंबर की आकृति जो है वो प्लाज्मा को प्रदर्शित कर रही। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। इसके बाद यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर रही, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका ऑप्शन होगा द आंसर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। इस बात का अंदाजा अपन ये आकृति को देख के कैसे लगा सकते हैं कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में प्लाज्मा मौजूद होता है। हाँ, तो इसलिए इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो इसका आंसर अपना दूसरा नंबर का हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि खालिस्तान में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। अब विसरण की परिभाषा आपको पता होगी कि विसरण जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है ना, विसरण होता है। तो विसरण किस में सबसे अधिक होगा? ठोसों में, द्रवों में, प्लाज्मा में और गैसों में। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? गैसों में। विसरण की दर गैसों में सबसे अधिक होती है। जैसे कोई गैस है, ऑक्सीजन गैस रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और एक आपन ने गुड़ ला कर रख दिया, पत्थर ठोस गुड़ रख दिया, तो कौन ज़्यादा जल्दी फैलेगा? गुड़ फैलेगा या फिर ऑक्सीजन गैस फैलेगी? पहले कौन फैलेगी? गैस फैलेगी। इसलिए गैसों में अत्यधिक तीव्रता से होता है विसरण। छठवां क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण अधिकतम होता है? इसका आंसर बताइए। निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण अधिकतम होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आकर्षण किस में सबसे अधिकतम होता है? ठोसों में।
ठोसों में आकर्षण सबसे अधिक होगा, है कि नहीं। अच्छा, जो जो ठोस द्रव गैस तीनों की बात करें तो गैस जो है ना, गैसों में सबसे कम आकर्षण होता है। तभी तो गैस वो जल्दी जल्दी फैलती है। और ऐसे ही द्रव की बात करें तो गैसों से ज़्यादा उसमें अणुओं के बीच में आकर्षण होता है। ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है अणुओं के बीच में, तभी तो वो एक बिल्कुल ठोस ऐसा बंधा हुआ रहता है, निश्चित आकृति होती है उसकी। ठीक है। इसके बाद अगले की बात करें तो दोस्तों, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, यही वाला सही नहीं है। पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, वरना पदार्थ कण इधर उधर भाग जाते, पदार्थ बचता ही नहीं, कण ही कण भागते इधर से उधर। तो पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये ऑप्शन जो है वो आंसर है अपना, क्योंकि यही कथन सही नहीं है। देखियो, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, तो ये बात सही है। द्रव और वायु, द्रव में और वायु में, दोनों में पदार्थ के कण हमेशा जो है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं। इसके बाद पदार्थ कणों से बना होता है, ये बात भी सही है बिल्कुल। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, मतलब खाली स्थान होता है, ये बात भी सही है। तो पहले ही ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यदि अमोनिया गैस तो कपूर खालिस्तान, क्वेश्चन मार्क। यदि अमोनिया क्या है, गैस है, कपूर क्या है, कपूर ठोस है। पता है कपूर क्या है, ठोस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, मिश्रण प्रकृति में कैसे होते हैं, समांगी या विषमांगी, या समांगी और विषमांगी दोनों, या फिर शुद्ध पदार्थ। तो दोस्तों, जो तत्व, देखो पदार्थ को संरचना के आधार पर कैसे 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो जो तत्व और यौगिक है उनको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसके साथ ही जो मिश्रण होते हैं उसको अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो जो मिश्रण होते हैं, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों हो सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, पीतल, वायु, पानी में किसका घोल, पानी में चाय का घोल, और चौथा है दूध। तो दोस्तों, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें जो है वो उसके अवयवों को, उसके घटकों को वापस, वो एक एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिले हुए नहीं होते, उनको अलग अलग किया जा सकता है। तो पता है दूध विषमांगी मिश्रण होता है। पता है, दूध डेयरी पे अगर मिलावट करके ले जाते हैं ना, तो लेक्टोमीटर से पता चल जाता है कि इसमें कितना पानी वानी मिला हुआ है। दूध विषमांगी मिश्रण है। इसके साथ ही बात करें अगले की, तो सामान्य पदार्थों में भौतिक अवस्था में, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, कोलाइड, गैस, तरल, मिट्टी। तो दोस्तों, पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या क्या होती है, गैसी भी होती है, तरल मतलब लिक्विड भी होता है, पदार्थ मिट्टी ठोस भी होता है। ये भौतिक अवस्था नहीं है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा आंसर कोलाइड, ये भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करें कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो दोस्तों, ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो ये बात भी सही है दोस्तों। गलत कौन सा है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, क्योंकि पदार्थ का गैस भी पदार्थ है और द्रव भी पदार्थ है, और उनके कण कहाँ स्थिर होते हैं, वो तो भागते रहते हैं इधर से उधर। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। इसके बाद अगले की बात करें कि एक शुद्ध पदार्थ है, खालिस्तान क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ में मैंने आपको बताया था, तत्व और यौगिक को क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ, और मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ। अभी इससे 1 क्वेश्चन पीछे अपन ने किया था कि मिश्रण क्या, दूध मिश्रण था, है ना। नहीं, दूध एक शुद्ध पदार्थ है। चीनी का घोल, चीनी का घोल, मीथेन, वायु, इनमें से शुद्ध पदार्थ है। तो पीछे देखते हैं दोस्तों इधर, कि ये बिस्मांगी मिश्रण था, दूध। ठीक है, हाँ, तो शुद्ध पदार्थ का पूछ रहा है, दूध तो अशुद्ध है, वायु भी मिश्रण है, और जो चीनी का घोल है वो भी मिश्रण है। ठीक है, दूध भी क्या है, मिश्रण है, चीनी का घोल भी मिश्रण है, वायु भी मिश्रण है, और मीथेन जो है वो यौगिक है, CH4। मीथेन का, इसमें क्या है, 2 पदार्थ है,
यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात में मिले हुए जो है वो यौगिक कहलाते हैं। तो ये निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं मीथेन में, CH4। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? ये एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, मीथेन। इसके बाद दोस्तों बात करें कि हवा एक खालिस्तान है। हवा क्या है? तो जो हवा है, हवा अपनी मतलब वायु, वायु में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन होती है और बहुत सारी गैसें होती है। तो उसमें ऑर्गन क्या है? तत्व के रूप में होती है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस के रूप में होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। दोनों तत्वों और यौगिकों दोनों का मिश्रण है हवा। इसके बाद दोस्तों बात करें 15वें क्वेश्चन की, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? ठीक है, तो मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। मिश्रण में जो घटक होते हैं वो उनके गुण अलग अलग रहते हैं। जैसे एक मिश्रण है, उसमें क्या करते हैं अपन, जैसे रेत का और पानी का मिश्रण बना दिया, तो रेत और पानी बिल्कुल अलग ही अलग रहेंगे, उनके गुण जो है वो बरकरार रखेंगे वो लोग। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, इसकी संरचना तय होती है, ये गलत बात है। मिश्रण की कोई संरचना तय नहीं होती है, तत्व और यौगिक की संरचना तय होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगले की बात करें कि शक्कर के घोल में एक शक्कर क्या है? शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है, ठीक है। वो तो सबको पता है, शक्कर का घोल सब बनाते होंगे, में शरबत बना के पीते होंगे। तो शक्कर का घोल में शक्कर क्या है? कोई घुला हुआ पदार्थ है। इसके बाद खालिस्तान एक यौगिक नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड HHS यौगिक है, दो तत्व है। चाक, जो चाक होती है अपन लिखते हैं वो भी यौगिक है, क्योंकि वो उसमें उसमें शायद वो ये होता है ना अपना CO2 3 CaCO3 वो होता है उसमें। इसका सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तो ये भी क्या है? ये भी अपनी क्या है? ये भी यौगिक है। लेड जो है वो लेड पीबी लेड लेड कभी भी यौगिक नहीं होता है। लेड सिंगल अवस्था में होता है, जैसे आर्गन है, हाइड्रोजन है। तो ऐसे ये कभी Pb2 नहीं होता, सिंगल Pb होता है। तो ये यौगिक नहीं है, तत्व के रूप में रहता है। इसके बाद दोस्तों अगले की बात करें कि इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका दोस्तों इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ईंधन का दहन। ईंधन का दहन जो है वो भौतिक परिवर्तन है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है? लोहे में जंग लगना, ऑक्सीकरण, ये भी जैसे लोहे में जंग लग गई तो उसको वापस तो जंग को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। इसके साथ बी ऑप्शन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और दोस्तों इसके साथ बात करें कि जो प्लेटिनम तार का जलना, तो प्लेटिनम तार का जलना ये भी क्या है? ये भी प्लेटिनम तार का जलना, प्लेटिनम तार जल गया तो जल गया, उसको वापस तो नहीं बनाया जा सकता ना, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और ईंधन जल गया, उसको भी नहीं बना सकता। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है, दिख रहा है। इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? हाँ, इसमें दोस्तों अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ये जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्योंकि अम्लीकृत जल का जो विद्युत अपघटन किए थे, तो जो चीज़ एनोड पे इकट्ठी हो गई उसको वापस कैथोड पे इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बी वाला रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यही टॉपिक करता है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन और कौन सा भौतिक परिवर्तन है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन लगाने से पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से अच्छे से पढ़ लीजिए पहले, इसके बाद आंसर लगाइए, ठीक है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन बात करते हैं, 9वां नहीं 19वां। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? लो, रासायनिक परिवर्तन है, मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीयकरण। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? लोहे का चुंबकीयकरण, ये तो भौतिक परिवर्तन है। CO2 से सूखी बर्फ का बनना, CO2 से सूखी बर्फ का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। और प्लेटिनम तार का जलना, अभी तो देखा था यार इसमें प्लेटिनम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन था। तो यहाँ पे मक्खन का खट्टा होना, ये वाला भी तो रासायनिक परिवर्तन है। तो अपना रासायनिक परिवर्तन कौन सा जाएगा? मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना मतलब पता है? वो अपना मई मई बनाते हैं ना, दूध,
दूध से वही वो खट्टा हो जाता है, उसको वापस वैसे ही तो नहीं कर सकते ना। इसके बाद दोस्तों बात करें अगले की, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ना। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लोहे में जंग लगना संक्षारण की क्रिया। और रेत और चीनी का जो मिश्रण है वो कौन सा मिश्रण है, रेत और चीनी का मिश्रण। रेत और चीनी को मिला देते हैं दो प्रकार के, या तो सजातीय हो सकता है या विजातीय। तो सजातीय क्या होता है, जब वो एक दूसरे में मिल जाते हैं बिल्कुल, जैसे नमक में शक्कर में और पानी का घोल, तो ये जो है विजातीय मिश्रण हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगले की बात करें कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। पदार्थों का किण्वन, ये तो क्या हाँ, अरे यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन आंसर है, पदार्थों का किण्वन। पता है, पदार्थों का किण्वन रासायनिक परिवर्तन, द्रवों का गैसों में बाष्पीकरण, गैसों का द्रवों में ये सब जो है अवस्था परिवर्तन हो रहे हैं तीनों ऑप्शन में। इनको वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन पदार्थ का किण्वन हो गया, मतलब एक बार महुए से दारू बना दी तो उसको वापस दारू से महुआ नहीं बना सकते। ठीक है, इसके बाद अगले की बात करें, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन, निष्क्रियकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन। तो रासायनिक परिवर्तन, ये क्रिस्टलीकरण, आसवन, ऊर्ध्वपातन, ये जो ऊपर लिखे हैं ये इनका मतलब यही है। ऊर्ध्वपातन अवस्था परिवर्तन, क्रिस्टलीकरण भी अवस्था परिवर्तन करता है, आसवन भी अवस्था परिवर्तन करता है, निष्क्रियकरण ये जो है यही ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद खालिस्तान एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसमें से एक अंडा का पकाना, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। एक आइस क्यूब पिघलना, केला का सड़ना रासायनिक परिवर्तन है। केक को बेक करना, केक बना दिया, वो भी रासायनिक परिवर्तन। एक आइस क्यूब पिघल गया, उसको वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है दोस्तों, अगले की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो जो भौतिक परिवर्तन मानव में पाचन, वो तो रासायनिक है, दूध से दही बन रहा रासायनिक है, ये ऑप्शन हो जाएगा अपना। पानी का बर्फ में बदलना अवस्था परिवर्तन, ये क्या हो जाएगा, अवस्था परिवर्तन जो है यही वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें से रासायनिक परिवर्तन का दूध से दही का बनना उदाहरण नहीं है, ये पूछा है अपने से। तो दूध से दही बनना रासायनिक है, लोहे में जंग लगना रासायनिक है, शरीर में भोजन का पाचन भी रासायनिक है। ऑप्शन हो जाएगा जल का जलवाष्प में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक, दूध का दही में परिवर्तन होना, यही तो है। ठीक है, अगले की बात करें, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। ठोस सीधे, तो दोस्तों इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब जैसे पहले सब्लिमेशन की बात करें, सब्लिमेशन क्या है, जो अपन सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन जो ठोस वस्तु से सीधी गैस में परिवर्तित होना, ये तो अपना सब्लिमेशन हो जाएगा। इसके बाद इवेपोरेशन मतलब अपना बाष्पन, तो बाष्पन क्या है, द्रव से गैस में परिवर्तित होना। और यहाँ जो डिपोजिशन है ना, डिपोजिशन मतलब निक्षेपण, ये इसका मतलब है कि गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है, मतलब सब्लिमेशन का अपोजिट डिपोजिशन, निक्षेपण। इसका अपना ऊर्ध्वपातन का अपोजिट निक्षेपण। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं। रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं, ये अवलोकन करने में हमें कौन सा कथन जो है वो मदद करता है। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई। गैस अगर निकली, जैसे आप लोग लैब में कभी प्रैक्टिकल किया हुआ होगा, तो उसमें क्या होता है, जैसे किसी चीज़ का अवस्था परिवर्तन हो गई, तो उसमें क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई कुछ ना कुछ, तभी तो जो है वो अवस्था में परिवर्तन हुआ। उसका अगर रंग बदल गया तो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस अगर निकल गई उसमें से कुछ, जैसे कि अब चूने के पानी में क्या करते हैं, वो डालते हैं ना अपन CO2 गैस,
नहीं नहीं, चूने का पानी में कुछ कुछ डालते हैं तो वो CO2 गैस निकलती झाग के साथ, गैस का उत्सर्जन। तो ये अपना हो जाएगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन सही है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सभी विकल्प। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन तो दोस्तों बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, पता है क्यों। अंगूर किण्वित हो गए, रासायनिक, फल पक गए वो भी रासायनिक, दूध से दही बन गया वो भी रासायनिक, बर्फ से बर्फ पिघल गई वापस बर्फ बन जाएगी, तो भौतिक परिवर्तन हुआ। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या सही है। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या सही है, ठीक है। तो निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा निश्चित द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में रहते हैं। तो जो रासायनिक कोई भी पदार्थ होता है उसमें जो तत्व होते हैं वो हमेशा अपने एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, इसी निश्चित अनुपात का नियम है ये। और ये किसने दिया था, ये दोस्तों प्राउस्ट ने दिया था, प्राउस्ट। प्राउस्ट प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये निश्चित अनुपात का नियम दिया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना सी। इसके बाद दोस्तों बात करें 32 नंबर के क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो ये भी दोस्तों वही बात है, पिछला क्वेश्चन था कि दिए गए रासायनिक पदार्थ में वही समान तत्व होते हैं जो निश्चित अनुपात में होते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात का नियम दोनों बोल सकते हैं इसको, ठीक है। स्थिर अनुपात और निश्चित अनुपात का नियम एक ही है, दोनों प्राउस्ट ने दिया था इसको। इसको कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह किसका, ये भी किसका अनुपात है, पारस्परिक समानुपात, लगातार समानुपात, ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण। तो लगातार समानुपात, ठीक है, के नियम के साथ सहमति में है। लगातार समानुपात तो दोस्तों ये भी वही बात है कि जो अपना क्वेश्चन अभी चल रहा है ना, ये स्थिर अनुपात निश्चित अनुपात, उसी का ये भी उसी का ये एग्जाम्पल है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में ये 3.8 में ही कार्बन और ऑक्सीजन होंगे, मतलब इस निश्चित अनुपात में होंगे वो। तो ठीक है, तो तीनों प्रकार से स्थिर अनुपात, निश्चित अनुपात और लगातार अनुपात। इसके बाद दोस्तों अगले की बात करें कि अगला अपना आया, अगले की बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द्रव से ठोस में बदलना, तो इसको हिमीकरण कहेंगे, है ना। द्रव से ठोस बदल रहा मतलब बर्फ जम रही ना, हिम बर्फ, तो इसको क्या बोलेंगे, हिमकरण, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादित किया था। जोसेफ प्राउस्ट ने, मैंने बताया था ना अभी, जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका अपना जोसेफ एल प्राउस्ट, ठीक है, वही क्वेश्चन ऊपर गया अभी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाष्पीकरण की दर को कम करता है। बाष्पीकरण, नमी अगर बढ़ जाएगी तो बाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। जैसे तापमान में वृद्धि होगी तो बाष्पीकरण बहुत तेज तेज होगा, हवा की गति में वृद्धि होगी तो भी तेज होगा, सतह क्षेत्र में वृद्धि होगी तो भी तेज होगा। नमी, जैसे अभी अभी क्या बरसात चल रही है, अभी नमी, वातावरण में नमी है, तो इस समय बाष्पीकरण बहुत बहुत कम होता है। ऐसे ही दोस्तों अगली बात करें कि जो खालिस्तान सतह की घटना है, तो इसका आंसर भी क्या है, भाप। भाप जो है वो सतह पर से ही भाप बनती है। तो जो भाप बाष्पीकरण जो होता है वो सतह के ऊपर से ही होता है। तो जो बाष्पीकरण है, भाप है, वो सतह की घटना है। इसके बाद खालिस्तान 39वां क्वेश्चन है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं। जैसे पहले कोई तरल है, लिक्विड है, उससे वो गैस बन गया, तो इसको क्या कहते हैं, तरल से गैस, बाष्पीकरण, हाँ, मतलब बाष्पीकरण ही तो कहेंगे इसको। तरल अवस्था है, पानी है, पानी से भाप बन के ऊपर गैसीय अवस्था में चला गया तो बाष्पीकरण हो गया। 44वां क्वेश्चन है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है।
तो दोस्तों सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका भी कारण क्या? उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। तो जो प्लाज्मा अवस्था कहाँ होती है? सूर्य में होती है। तो सूर्य में बहुत सारा तापमान होता है, हाई टेम्परेचर, वहीं पे से प्लाज्मा अवस्था होती है। तो प्लाज्मा अवस्था का कारण क्या होगा? हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान। तो ये दोस्तों अपन ने कुछ 40 क्वेश्चन करे इतने लगभग 20 मिनट में। तो ठीक है दोस्तों, फिर यहीं पे बंद करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को इधर उधर शेयर भी कर दीजिए और उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब कर दे भाई साहब चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पे एमसीक्यू के साथ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।